सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं जो कि यूजुअली आप आगे जाके कोई भी चैप्टर वगैरह स्टडी करते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड वहां पे आता ही आता है। सो दिस इज अबाउट नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। अब इसका जो रोल है वो अकेला नर्वस सिस्टम में नहीं है। आप आगे जाके नेट के एग्जाम में देखोगे और भी एग्जाम्स में देखोगे, वहां पे इससे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे जो है वो निकलते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, जब आप नर्व इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन की बात करते हो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में जो हमारी इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, जो हमारा मैसेज है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब इसी में हमारे 4 स्टेप्स आ जाते हैं। तो आज हम इसका पहला स्टेप पहले देख रहे हैं, दैट इज रेस्टिंग स्टेज। मतलब अब हम ऐसी मेम्ब्रेन पढ़ेंगे जिसको अभी ट्रिगर नहीं किया हुआ, मतलब अभी उसके पास कोई भी स्टिमुलस नहीं आया। तो जब उसके पास कोई स्टिमुलस नहीं आया, उस टाइम पे जो मेम्ब्रेन है वहां पे कैसा स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे क्या हो रहा होता है, तो वही चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं। जो रूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये कहता है, फॉर कंडीशंस टू रिमेन कांस्टेंट, फॉर कंडीशंस टू रिमेन कांस्टेंट in a cell, the amount of particular substance that enters must be balanced by the same amount leaving. सीधी सीधी भाषा में, अगर आप मेरे घर आए हो तो बाहर भी जाना सीखो। कि मतलब मैं किसी को अपने घर में रहने नहीं देती। तो इसका मतलब कि जो भी चीज इसके अंदर आ रही है, या तो उसको बैलेंस करने के लिए किसी और चीज को बाहर जाना पड़ेगा या फिर उसी चीज को बाहर जाना पड़ेगा। मतलब कि ये अपने घर से समझौता नहीं करती। अगर इसके अंदर 4 मेंबर है वो 4 ही रहेंगे, चाहे बदले में कोई और ले आओ या फिर उसको अगर एक्स्ट्रा आ गया उसको निकाल दो। तो ये है हमारा मेम्ब्रेन का रूल। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? देखो, अगर हम दो चार्जेस के बीच की बात करें तो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक करंट, अगर हमने 2 पॉइंट्स को मेजर किया, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक करंट होगा उसको हम वोल्ट से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर हम हमारी मेम्ब्रेन को देखें तो मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। और इसी चार्ज को जब हमने मेजर करना है, वो मेजरमेंट कैसे आएगी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने देखा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे, जिसके ऊपर अभी कोई भी सिग्नल नहीं आया, वो कितनी होती है, वो होती है -70 मिली वोल्ट। ये आपकी रेस्टिंग टाइम पे, जब अभी मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी सिग्नल, कोई भी इम्पल्स, कोई भी मैसेज नहीं आया। ठीक है, तो देखिए कि इस टाइम पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो मेरी मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो रेस्ट के टाइम पे जब हम उस पोटेंशियल को मेजर करते हैं कि कितना वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है -70 मिली वोल्ट। अब हमने देखना है कि ये -70 मिली वोल्ट कैसे आता है। तो देखिए, तो अगर आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो तो हमें ये पता लगता है कि ये हमारी ग्रीन वाली होगी मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैसे, देखो, मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे केटाइन्स भी होते हैं, नेगेटिवली प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम नेगेटिव पॉजिटिव है ना, वो इस बेसिस पे करते हैं कि अगर अंदर पॉजिटिव कम है तो हम बोल देते हैं वहां पे नेगेटिव ज्यादा हो गया, और बाहर हम बोल देते हैं कि नेगेटिव के कंपेरेटिवली पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि अंदर वाली साइड हमने क्या बोला, नेगेटिव, इसलिए नहीं बोला कि अंदर नेगेटिव ही नेगेटिव है, नहीं, अंदर क्या हुआ, पॉजिटिव की मात्रा थोड़ी सी कम हो गई जिसकी वजह से उसको नेगेटिव बोल दिया। बाहर पॉजिटिव की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके कंपेरेटिवली बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने पॉजिटिव बोल दिया। अब हमने देखना है कि बाहर किस चीज की मात्रा ज्यादा है और अंदर किस चीज की मात्रा कम है, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की पोलैरिटी डेवलप हुई है। तो अब जो हमारा सोडियम है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर केटाइन,
और जो हमारा पोटेशियम है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर केटाइन। तो क्या होता है, -70 मिली वोल्ट पे जो हमारा सोडियम है ये क्या करता है, ये एंटर करता है, मतलब अंदर आना शुरू कर जाता है, मेम्ब्रेन के अंदर आता है। देखो ये है हमारी -70 मिली वोल्ट पे कंडीशन। तो हमने क्या बनाना है, हमने अंदर नेगेटिव चार्ज लेकर आना है और बाहर पॉजिटिव। मैंने बताया यही मेम्ब्रेन पे होता है। तो ये कैसे लेकर आती है इसी को देख रहे हैं। तो देखो बाहर सोडियम का अमाउंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की चाहे परमेबिलिटी सोडियम के लिए इस पॉइंट पे कम होती है, लेकिन फिर भी वो सोडियम को कहाँ लेकर जाती है, अंदर। ठीक है। और वैसे ही अगर मैं पोटेशियम की बात करूं, पोटेशियम अंदर क्या है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है और पोटेशियम क्या कर रहा है, पोटेशियम बाहर आ रहा है। तो ये प्रोसेस पहले इस पे हो रहा है, ठीक है, मेनली कि सोडियम हमारा अंदर आ रहा है, फिर पोटेशियम हमारा बाहर जा रहा है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये हो रहा है थ्रू लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स एक होते हैं लीकी चैनल्स और एक होते हैं पंप। अगर मैं चैनल्स की बात करूंगी वहां पे उनको किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल एक चैनल है, उससे सोडियम बाहर जा रहे हैं, उससे पोटेशियम अंदर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगी पंप, वो यूज करेगा एनर्जी को। देखो यहाँ पे मैंने चैनल्स क्यों बोला, क्योंकि चैनल्स एनर्जी को यूज नहीं करते। और एनर्जी कहाँ पे यूज नहीं होती, जहां से सिंपली हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमें लो कॉन्सेंट्रेशन तक चीज लेके जानी पड़ती है। एनर्जी कहाँ पे यूज होगी, जहां पे हमें लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे चीजें लेकर जानी पड़ेंगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो सोडियम की मात्रा बाहर ज्यादा है, तो सोडियम अंदर आ गया थ्रू लीकी चैनल्स। अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा थी तो ये बाहर चला गया थ्रू पोटेशियम। ठीक है। अब ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन में चेंज। लेकिन हमारी मेम्ब्रेन क्या बोलती है, अगर मेरे में कोई आ रहा है या फिर जा रहा है, उसी चीज को मैं क्या करना है, बैलेंस करना है। जो जहां गया उसको वापस लेकर आओ, जो जहां से आया उसको वहां से छोड़ के आओ। ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट हमारे पास आता है इसी चीज को ठीक करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप। अब मैं पंप की बात कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि देखो पहले तो सिस्टम अलग था कि बाहर सोडियम ज्यादा थे, अंदर सोडियम आ गए। ठीक है। और जो पोटेशियम थे वो हमारे बाहर चले गए। अब ये तो कुछ भी कर रहा है पर मेम्ब्रेन बोल रही नहीं, सारी जैसी चीजें थी वैसे ही करो। तो इसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप आ गया। इसको आपने याद रखना है नोकिया से। एन से हो गया आउटसाइड, मतलब सोडियम को ये क्या भेजेगा, आउटसाइड, और पोटेशियम को क्या भेजेगा, इनसाइड। तो सोडियम अब हमारा कहाँ जाएगा, सोडियम जाएगा इस पंप की वजह से बाहर, और पोटेशियम इस पंप की वजह से कहाँ जाएगा, अंदर। और 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। अब देखो जब 3 सोडियम बाहर गए, अब यहाँ पे 3 सोडियम बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर आए। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, अंदर नेगेटिव चार्ज हम कब लगाएंगे, अगर अंदर पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू आउटर थोड़ी सी कम हो। तो देखो 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं तो बाहर पॉजिटिव इन्वायरमेंट ज्यादा बढ़ गया, और 2 पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, मतलब वहां पे पॉजिटिव इन्वायरमेंट थोड़ा सा कम हो गया। तो इसी वजह से हमारी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, बाहर आ गया पॉजिटिव और नीचे आ गया हमारा नेगेटिव। और इससे हमारा क्या ऑपरेट हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम पंप हमारा इंपॉर्टेंट होता है इस पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। और इसी पोलैरिटी को जब हम हटाते हैं तब हमारा सिग्नल आगे चलना शुरू होता है। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम कहाँ खत्म कर रहे हैं, रेस्टिंग स्टेज पे, कि रेस्टिंग स्टेज पे अब आपने याद रखना है बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज। अंदर सोडियम की मात्रा क्या है, कम है, और बाहर सोडियम की मात्रा क्या है, ज्यादा है। इसीलिए सोडियम को हम एक्स्ट्रा सेलुलर बोल देते हैं और पोटेशियम को हम इंट्रासेलुलर बोल देते हैं। ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे, ये है हमारा पहला पार्ट रेस्टिंग स्टेज। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा डीपोलराइजेशन, जो कि इंपल्स कंडक्शन में सेकंड पार्ट होगा, कि कैसे अब सिग्नल हमारा कंडक्ट होगा। अब हमने मेम्ब्रेन देख ली, जब रेस्ट पे है वो कैसे पड़ी है, कैसे उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है,
किसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है? सोडियम और पोटेशियम की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने देखना है कि जब सिग्नल आएगा उस टाइम पे उस मेम्ब्रेन पे क्या क्या फर्क और इफेक्ट आएगा, ठीक है। सो अभी हम हमारी नर्व इम्पल्स जनरेशन में सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज डीपोलराइजेशन और एक्साइटेड स्टेट। देखो सबसे पहले हमने किया कि हमारी मेम्ब्रेन के अंदर यूजुअली नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है जब हमारी मेम्ब्रेन क्या है, रेस्टिंग स्टेज पे है, मतलब अभी यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस, कोई भी सिग्नल नहीं आया। अब हमारा क्या सीन है कि यहाँ पे क्या है, अंदर नेगेटिव है और बाहर क्या है, पॉजिटिव है। अब जब स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे, देखो हमें पता है कि ये जो हमारा एक्सॉन हो गया, यहाँ पे आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट आएगी और फिर यहाँ पे हमारी दूसरी जो सेल बॉडी है वो यहाँ से शुरू होगी। ऐसे ही हम करते हैं। तो क्या हुआ कि पहले स्टिमुलस आया, जैसे ही स्टिमुलस आया फिर वहां पे क्या होगा, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर जाने लगेगा, सोडियम अंदर जाने लगेगा। अब हमने ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किस लिए लिखा था कि अंदर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट कम है और बाहर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट ज्यादा है। अब यहाँ पे तो सोडियम अंदर आने लग गए, तो इसका मतलब जो हमने हमारी -70 मिली वोल्ट रखी थी उससे थोड़ी सी कम नेगेटिव की तरफ ये जाने लगेगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगी -60 मिली वोल्ट। अब क्या होता है, जो हमारा एक्सॉन है, जो हमारा न्यूरॉन है, यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है ट्रिगर जोन, यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है ट्रिगर जोन। जब हमारी जो पोटेंशियल है वो -60 मिली वोल्ट तक पहुंच जाती है, तो इस ट्रिगर जोन में और सोडियम गेटेड चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन, जिसकी वजह से और सोडियम अंदर आता है। और जब और ज्यादा सोडियम अंदर आता है तो हमारी जो एक्शन जो रेस्ट पोटेंशियल है वो -60 मिली वोल्ट से कम होकर और कम -55 मिली वोल्ट तक चली जाती है। और जब ये -55 मिली वोल्ट तक चली गई उसको हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। मतलब अगर इससे नीचे पोटेंशियल रही, अगर प्रॉपर सोडियम आयंस जो अंदर नहीं गए, तब वहां पे जो आपका स्टिमुलस है, जो आपकी इम्पल्स है, जो सिग्नल है वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने थ्रेशोल्ड पोटेंशियल ही नहीं सप्लाई किया। तो सबसे पहले अगर स्टिमुलस आगे लेकर जाना है, अगर सिग्नल आगे लेकर जाना है, इम्पल्स आगे लेकर जानी है, तो इसके लिए थ्रेश होल्ड पोटेंशियल तक रीच करना पड़ेगा। और अगर -55 मिली वोल्ट तक लेकर आना है तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम क्या आने चाहिए, अंदर आने चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं ऑल और नन फिनोमिना। या तो भाई सारे सोडियम लेकर आओ और -55 मिली वोल्ट तक पहुंच जाओ, नहीं तो हम आपका सिग्नल आगे ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो जब -55 मिली वोल्ट हो जाती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, तो मैंने बोला और सोडियम आयंस ओपन हो जाते हैं, जिससे अब जो चीज आपकी नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में जानी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे जो इम्पल्स है वो करते करते +30 मिली वोल्ट और +50 मिली वोल्ट तक पहुंच जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, मतलब पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन का चेंज होना। और पोलैरिटी कैसे चेंज हो रही है कि अंदर हमारा नेगेटिव चार्ज था, बाहर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, ये सारी मेम्ब्रेन है। अब इस पॉइंट पे हमारा क्या हुआ, अंदर सोडियम आने शुरू हुए, तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ा आगे होगा, फिर आगे होगा, फिर आगे होगा। तो इसी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो हो जाएगी जनरेट। जब +50 मिली वोल्ट तक आपकी पोलैरिटी जाएगी उस टाइम पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। एक्शन पोटेंशियल सिंपल शब्दों में कि जब आपकी इम्पल्स अब ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी, एक न्यूरॉन की जो सारी एक्सोन बॉडी है वहां पे ये इम्पल्स ट्रैवल करेगी, मतलब एक्शन पोटेंशियल अब जनरेट हो गया, अब सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो ये हमारा होता है डीपोलराइजेशन में, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा वो है हाइपर पोलराइजेशन। तो यहाँ हमने क्या किया,
पहला स्टेज आया रेस्टिंग, जब मेम्ब्रेन पे कुछ नहीं हो रहा। दूसरे स्टेज पे स्टिमुलस आया, और उस स्टिमुलस आने पे क्या क्या चेंजेस हुए वो हमारे आगे अंडर डीपोलराइजेशन और एक्साइटेड स्टेज। ओके, तो नाउ लेट्स गो टू हाइपरपोलराइजेशन। तो अब हम करते हैं कि डीपोलराइजेशन के बाद क्या हुआ। देखो, सबसे पहले ये था हमारा स्ट्रक्चर। हमने देखा था कि जो सोडियम आयंस थे वो अंदर आना शुरू हो रहे थे जब वहां पे स्टिमुलस आया था। ठीक है, तो ये सपोज आपकी मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में हमने देखा कि सोडियम बाहर ज्यादा रहते हैं और अंदर आपका पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर अंदर नेगेटिव होता है और बाहर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो -70 मिली वोल्ट का यहाँ पे आता है, मतलब ये आपकी होगी रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जैसे जैसे स्टिमुलस आएगा, हमने देखा था कि माइनस से और कम होते वो पॉजिटिव मिली वोल्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही उसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिला तो सोडियम आयंस अब अंदर आना शुरू हो गए। देखो, सोडियम अंदर आ गया, सोडियम अंदर आ गया। ये पूरा लंबा एक्सॉन है। जिस पॉइंट पे ये चीज हो रही होगी वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल आगे चला जाएगा और आगे चला जाएगा। अब ऐसे तो अब मेम्ब्रेन को नहीं छोड़ सकते, दोबारा स्टिमुलस आए, इसके लिए रेस्टिंग पोटेंशियल में भेजना जरूरी है, तभी वापस से सोडियम अंदर आ पाएगा। अगर उसको इसी स्टेट में लेकर जाना है तो डीपोलराइजेशन जब हो गई, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, वो आगे ट्रेवल करेगा, आपका सिग्नल लेकर जाएगा। अब पीछे वाली जो मेम्ब्रेन है उसको दोबारा हमने क्या करना है, रेस्टिंग स्टेज में लेकर आना है, और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रीपोलराइजेशन और रेस्टिंग स्टेज में लेकर आना। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या देखना है कि जैसे ही वोल्टेज गेटर, तो ये जो सोडियम चैनल्स है इसीलिए ये बहुत ही कम टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जो इम्पल्स है उसको जनरेट करवाना होता है। ठीक है, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स अभी बंद हो जाएंगे जैसे ही आपकी इम्पल्स आगे कंडक्ट हो जाएगी। तो पीछे जो सोडियम चैनल्स हैं अब वो बंद हो जाएंगे, और जब ये सोडियम चैनल्स बंद हो जाएंगे तो सोडियम का जो ऑपोजिट ही करता है पोटेशियम, तो यहाँ पे जो पोटेशियम चैनल्स है वो हो जाएंगे ओपन। अब जब पोटेशियम ओपन हो गए तो पोटेशियम क्या करेगा कि अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। देखो, अंदर नेगेटिव चार्ज इसलिए था क्योंकि अंदर हमारे पास कम पॉजिटिव आयंस थे, और अब सोडियम अंदर आ गए थे, तो अब पोटेशियम का क्या होगा, इफ्लक्स होगा। अगर अंदर से उतना ही पॉजिटिव चार्ज बाहर चला जाए तो अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिंपल, पहले हमारा बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था। यही कंडीशन हमें दोबारा लेकर आनी है, लेकिन हुआ क्या था कि अंदर सोडियम ज्यादा आ गया था। सोडियम बोल लो या फिर आप बोल लो पॉजिटिव चार्ज अंदर ज्यादा आ गया था। अब सोडियम चैनल्स तो बंद हो गए, तो अब ये ही पॉजिटिव चार्ज लेकिन किसकी फॉर्म में, पोटेशियम की फॉर्म में बाहर चला जाएगा, और फिर से मेम्ब्रेन के अंदर कम पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, अभी पोटेशियम का क्या होने लग गया, इफ्लक्स होने लग गया। जैसे ही पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ, सेम वे अंदर जो इतने ज्यादा पॉजिटिव थे और बाहर कम पॉजिटिव थे, अभी जब पॉजिटिव अंदर क्या रह जाएंगे, कम, बाहर हो जाएंगे ज्यादा, तो अंदर क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट पे, फिर उसके बाद स्टिमुलस आया और सोडियम चैनल्स ओपन हुए, जिसकी वजह से जो आपकी पोटेंशियल है वो प्लस में चली गई, +55 मिली वोल्ट। ठीक है, फिर सोडियम चैनल्स जब तक स्टिमुलस था उसने कंडक्ट कर दिया, थोड़े ही टाइम के लिए वो एक्टिव रहे। फिर कौन ओपन हो गया, पोटेशियम चैनल्स, जिसने उसी वोल्टेज को दोबारा सेम सेट पे -70 मिली वोल्ट पे आके रख दिया। तो सिंपली क्या देखा हमने, सबसे पहले हमने देखा, सो लेट्स समराइज इट नाउ, लेट्स समराइज इन एन इजी एंड इन एन इजी पीजी वे, जो भी हमने इतना ज्यादा है वॉक ऑफ प्लस माइनस किया है। ठीक है,
तो सबसे पहले नर्व सेल मेम्ब्रेन मेंटेन रेस्टिंग पोटेंशियल बाय डिफ्यूजन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम डाउन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन पे होता है -70 मिली वोल्ट। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से मेंटेन किया जाता है? सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से मेंटेन किया जाता है। फिर उसके बाद हमें पता है कि जैसे ही न्यूरॉन को स्टिमुलेशन मिलती है वहां पे लोकल पोटेंशियल चेंज होता है। मतलब यहाँ से जो सोडियम आयंस है वो अंदर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो अब अगर थ्रेशोल्ड आपका आ गया, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोडियम अंदर आ गए और वो इस -70 मिली वोल्ट की वैल्यू को -55 मिली वोल्ट की वैल्यू तक ले गए, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। मतलब अब तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही होगा। इसके बाद यही वैल्यू 0 से +30 मिली वोल्ट में चली जाती है। मतलब अब आपका ये सारा पार्ट जो हो गया ये हमारा डीपोलराइज हो गया, इसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम करते हैं, देखो अगर सोडियम चैनल्स हमेशा ओपन रहेंगे और ये चीज ऐसे ही रहेगी तो अगला स्टिमुलस कब आएगा? ये स्टिमुलस इसके पास सपोज यहाँ पे आया, यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हुई, फिर यहाँ गई पोलैरिटी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। पीछे वाली चीज ने तो बैक टू नॉर्मल आना ही है। तो बैक टू नॉर्मल होने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस डीपोलराइजेशन के बाद आता है रीपोलराइजेशन, जिसमें जो दुर्घटना घटी थी उसको दोबारा से सेम वैसा ही पहले जैसा किया जाता है, जिसमें से अंदर से जो पॉजिटिव चार्ज है पोटेशियम की फॉर्म में वो बाहर भेजा जाता है, ताकि अंदर फिर से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए और नेगेटिव चार्ज आ जाए और बाहर पॉजिटिव चार्ज ही रहे। ठीक है, तो ये हमारा होता है रीपोलराइजेशन। और जो आपकी एक्शन पोटेंशियल होती है वो पूरी उस पे प्रोपोगेट करती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक और टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। तो अभी हमने देखा कि डीपोलराइजेशन क्या होती है, रीपोलराइजेशन क्या होती है। नाउ वन मोर टर्म इज देयर विच इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है, हाइपर का मतलब हो गया हमारे पास ज्यादा। मतलब ज्यादा क्या करना है? पोलराइज करना है, ज्यादा पोलराइजेशन करनी है। और ये कब होता है? देखो अगर तो सपोज आपकी मेम्ब्रेन हमने बोली -70 मिली वोल्ट है, जिसमें हम बोलते हैं अंदर क्या है? नेगेटिव और बाहर क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अगर ये मेम्ब्रेन बोली कि मैं -70 मिली वोल्ट पे स्टिमुलस नहीं ले पा रही हूं, मैं क्या करूं? तो हमने तरीका बताया कि अपनी जो पोटेंशियल है उसको और नेगेटिव करके देखो, इसको और -80 तक लेकर जाओ, इसको मोर और -90 तक लेकर जाओ। तो वो बोली कि मैं कैसा करूं? तो सिंपली कि अंदर नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कम है, और कम कर दो। तो यहाँ पे और पोटेशियम का क्या होने लग जाता है? इफ्लक्स। देखो एक तो है नॉर्मल इफ्लक्स, दोबारा से पोलैरिटी में लेकर आने के लिए, एक है एक्सेसिव में इफ्लक्स, बहुत ज्यादा बाहर चला गया जरूरत से, तो अंदर मेम्ब्रेन जो कम नेगेटिव थी वो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी और बाहर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आपकी मेम्ब्रेन -70 मिली वोल्ट पे नहीं स्टिमुलस को ले पा रही है तो उसको हाइपर पोलराइज किया जाता है। और इसको कैसे अचीव किया जाता है? सोडियम आयंस के इफ्लक्स से। दिस इज हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, अब एक और टर्म आती है हमारी रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब रिफ्रैक्टरी पीरियड भी आगे दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है कि देखो जब मेरे जो न्यूरॉन बोल रहा है, देखो जब तक मैं स्टिमुलस कंडक्ट कर रहा हूँ मेरे को और स्टिमुलस मत भेजना, मेरे में कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको कंडक्ट करूँ। एक ही मेरी मेम्ब्रेन है,
एक ही लेयर पॉजिटिव की है, एक ही लेयर नेगेटिव है, मैं बार बार कैसे स्टिमुलस जनरेट कर दूं, ठीक है। तो यही चीज है कि जिस टाइम पे आपका न्यूरॉन एक जगह पे इम्पल्स को जनरेट कर रहा होता है, स्टिमुलस को जनरेट कर रहा होता है, उसका सारा प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पे वो दूसरा स्टिमुलस नहीं रिसीव कर पाता, इट बिकम्स इनसेंसिटिव। इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, क्योंकि जब तक वो वापस अपनी रीपोलराइजेशन रेस्टिंग स्टेज में नहीं आएगा तब तक वो न्यू स्टिमुलस रिसीव नहीं कर पाएगा। और इसी में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी रहता है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, मतलब इस टाइम पे तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा, इस टाइम पे तो बिल्कुल उस पे स्टिमुलस आया हुआ है और वो अपने काम में लगा हुआ है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी में क्या हुआ, इसमें आ जाती है आपका रीपोलराइजेशन वाला पार्ट, कि जब वो अपनी रेस्टिंग कंडीशन में अभी पहुंच रहा है कि भाई मैं पहुंचने वाला हूं, 2 मिनट रुको अभी, ठीक है। जब वो घर से बहुत दूर था, हमारा हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी कि अब तो वो स्टिमुलस को पकड़ ही नहीं सकता। जब वो आने वाला है अपने घर पे, अब वो स्टिमुलस को पकड़ सकता है, तो उस पार्ट को हम बोल देते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो दैट्स इट, we have completed nerve impulse generation and conduction। कैसे कंडक्ट हुई, कैसे नेगेटिव आया, कैसे पॉजिटिव आया, व्हाट इज डीपोलराइजेशन, व्हाट इज रीपोलराइजेशन, व्हाट इज हाइपरपोलराइजेशन, व्हाट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड, वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ इट। Thank you everyone. If you like this video, do subscribe and like our channel Biology Tutorials.